वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करेंगे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट। यहाँ पर कुछ टेस्ट पेपर आपको हल करवाए जाएंगे, क्योंकि याद रखिए इन टेस्ट पेपर से आपको कुछ यहाँ पर नया भी सीखने को मिलेगा और सारे ही क्वेश्चन याद रखिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जितनी भी क्लासेस होती है डेली टेस्ट पेपर की, उन सभी को आपको विजिट ज़रूर करना है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन है वीडियो के साथ ही कवर हो जाए। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम साथ साथ कवर करेंगे, ताकि आपका भी यहाँ पर प्रिपरेशंस होती रहे। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीडेर, याद रखिए साइडर जिसे आप बोलते होंगे सीडेर, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ यहाँ पर स्टूडेंट है जो कि सीडेर भी पढ़ते होंगे। तो याद रखिएगा सीडेर या साइडर जो पेय पदार्थ होता है, तो ये किससे तैयार किया जाता है? ये किया जाता है सेब से तैयार किया जाता है। अब सेब से याद रखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आपने नाम सुना होगा सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है? फल उत्पादन को बढ़ावा देने से होता है। तो याद रखिए जो सुनहरी क्रांति है, इसमें किस फल को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया था, या फिर सबसे ज़्यादा जो बढ़ाया गया था, तो वो किस में था? सेब। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए हरित क्रांति की हम जब भी बात करेंगे तो गेहूँ और धान, मतलब सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिया गया था वो गेहूँ और धान को दिया गया था। उसी टाइम में फल क्रांति की जब भी बात की जाएगी तो आपको सेब याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि डिब्बाबंदी के पितामह है। तो याद रखिए डिब्बाबंदी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कैनिंग। डिब्बाबंदी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कैनिंग बोला जाता है। और इसके फादर ऑफ कैनिंग या फिर डिब्बाबंदी के पितामह किसे बोला जाता है? याद रखिए वो बोला जाता है निकोलस एपर्ट को बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना है कि कैनिंग की डिब्बाबंदी के फादर है वो निकोलस एपर्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा जाता है कि कौन सी सब्जी का उपयोग सर्वाधिक डिब्बाबंदी हेतु किया जाता है। मतलब कैनिंग में सबसे ज़्यादा किस फल सब्जी को यूज़ किया जाता है? तो वो होती है याद रखिए मटर। ये भी याद रखिए आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार नहीं बल्कि बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कैनिंग या डिब्बाबंदी है ये किस सब्जी में सबसे ज़्यादा की जाती है? तो याद रखिए मटर में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे फ्लेम पिलिंग। फ्लेम पिलिंग का मतलब यहाँ पर होता क्या है? मतलब याद रखिएगा कि जो भारी छिलका होता है उसे हटाने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है? फ्लेम का। फ्लेम किसे बोलते हैं? फ्लेम किसे कहते हैं? लो आपने देखी होगी, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती की लो वगैरह भी है, या फिर कोई सा भी है जो ज्वलनशील पदार्थ है तो उसकी लो, ठीक है, उसी को हम फ्लेम बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया फ्लेम पिलिंग। तो फ्लेम पिलिंग का मतलब है याद रखिएगा छिलके को हटाने के लिए फ्लेम का यूज़ किया जा रहा है। तो ये मुख्यतः किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा लहसुन और प्याज दोनों में ही किया जाता है। जो ऊपर के छिलके को हटाने के लिए फ्लेम का यूज़ किया जाता है, ये लहसुन और प्याज दोनों में ही किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लाई पिलिंग। अब याद रखिएगा ये कुछ टाइप होते हैं पिलिंग के, मतलब छिलका हटाने के कुछ टाइप्स होते हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर यूज़ किया गया है फ्लेम पिलिंग। तो फ्लेम पिलिंग का प्रयोग किया जाता है प्याज और लहसुन में, और लाई पिलिंग का प्रयोग किया जाता है याद रखिएगा गाजर में। किस में किया जाता है? गाजर में किया जाता है। अगर बात करूँ मैं वाष्प पिलिंग, तो वाष्प पिलिंग का उदाहरण याद रखिएगा आलू और टमाटर, मतलब वाष्प का प्रयोग किया जाता है आलू और टमाटर में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर याद रखिए लाई पिलिंग हेतु NaOH कितनी मात्रा ली जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो इसके याद रखिए 1 से 2% मात्रा का जो प्रयोग किया जाता है ये लाई पिलिंग के लिए किया जाता है। दोबारा से लिख लीजिए कि लाई पिलिंग हेतु NaOH की कितनी मात्रा ली जाती है? केवल 1 से 2% काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ जिसे हम TSS के नाम से भी जानते हैं, मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा जो TSS है या फिर टोटल सोल्यूबल सॉलिड है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ है, इसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, याद रखिए गन्ने की जो परिपक्वता जांच करने के लिए जो रिफ्रैक्टोमीटर का मान है ये 17 से 19 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। अगर उसका मान आ जाता है 17 से 19 ब्रिक्स तो बिल्कुल हमें पता चल जाता है कि गन्ना पक चुका है, अब इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जेल मीटर व एल्कोहल विधि उपयोग में की जाती है। तो याद रखिए जेल मीटर और एल्कोहल विधि, ये मेथड किसके हैं? ये विधि किसकी है? मतलब किसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है? जेल मीटर और एल्कोहल विधि का। एक और होता है सीड टेस्ट। ये 3 टेस्ट होते हैं याद रखिएगा,
जो कि क्या करते हैं, ये सीड टेस्ट होता है, ये जेली के परिरक्षण के लिए, मतलब जेली पक चुकी है या फिर नहीं पकी है इसका पता करने के लिए तो सीड टेस्ट किया जाता है। सीड टेस्ट जेली पकी है या फिर नहीं पकी है इसका परीक्षण करने के लिए। लेकिन अगर आपको पूछाता है जेल मीटर और अल्कोहल विधि, तो याद रखिएगा जो जेली में जो पेक्टिन की मात्रा आप डालते हो, पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए आप जेल मीटर या अल्कोहल विधि का प्रयोग करते हो। दोबारा से सुन लीजिए, अगर आपको ये ज्ञात करना है कि जेली पकी है या फिर नहीं, तो इसके लिए तो आप सीड टेस्ट करोगे। और अगर आपको ये जानना है कि जो पेक्टिन की मात्रा कितनी हमें डालनी है या फिर पेक्टिन की मात्रा कितनी है, तो इसके जानने के लिए हम जेल मीटर या अल्कोहल विधि का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें पूछा गया है कि जेली में टीएसएस की मात्रा, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ मतलब टीएसएस मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड, तो इसकी मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैम की अगर आपको पूछा आता है तो जैम में कितना होता है, टीएसएस 68% होता है। जैम में टीएसएस 68% होता है। और जेली की अगर मैं बात करूँ तो जेली में याद रखिएगा 65% टीएसएस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि भारत में फल और सब्जियों का कितना प्रतिशत भाग परिरक्षित किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिए परिरक्षण का भाग आपको पूछा गया है, मतलब केवल प्रोसेसिंग के लिए कितनी फल और सब्जियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो मात्र 2 से 3%। याद रखिएगा जितनी भी यहाँ पर फल या सब्जियों का उत्पादन होता है भारत में, उसका मात्र 2 से 3% हिस्सा ही केवल प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सर हमें तो यही पता नहीं है कि प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, तो याद रखिए प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि आप टमाटर ही ले लीजिए, टोमेटो ही ले लीजिए, आपने टमाटर देखा है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग करके याद रखिए टमाटर को हम केचप सॉस या केचप तो आपने देखा है, टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, तो वो क्या होता है, टमाटर से ही तो वो तैयार किए गए हैं। तो याद रखिएगा टमाटर का प्रोसेसिंग करके टोमेटो सॉस या केचप बना दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक हमारे काम आ सके, क्योंकि टमाटर है, टमाटर तो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन टोमेटो सॉस या केचप है ये लंबे समय तक चलते हैं, मतलब लंबे समय तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, परिरक्षित बोलते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फल उत्पाद आदेश मतलब फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, इसकी शुरुआत या फिर ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1955 में, 1955 में फल उत्पाद आदेश को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि चीनी, नमक, सिरका तेल परिरक्षण पदार्थ है, तो याद रखिए ये होते हैं क्लास फर्स्ट के। याद रखिए जैसे कि मान लीजिए चीनी है, CO2 है, ये सभी क्या होते हैं, परिरक्षक पदार्थ होते हैं। CO2 आपने देखा होगा कोका कोला वगैरह है, ठीक है, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उनमें CO2 परिरक्षण का कार्य करता है। तो इनको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो चीनी है तो चीनी, नमक और सिरका, ठीक है, चीनी, नमक और सिरका, इन सभी की क्लास कौन सी मानी गई है, फर्स्ट मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना क्या कहलाता है, तो इसे आप डायरेक्ट याद रखना है, आरोगाणुता या फिर एसेप्सिस, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना। आप ऐसे मान लीजिए कि खाद्य पदार्थ हमारा कोई है, खाद्य पदार्थ, ठीक है, तो खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना, खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना ही क्या कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों को रोकना ही क्या कहलाता है, आरोगाणुता या फिर एसेप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन हेतु तापमान कितना आवश्यक होता है, तो याद रखिए क्रायो प्रिजर्वेशन याद रखिए, जैसे कि आपने देखा होगा सीमन, जो सीमन को लंबे समय तक स्टोर किया जाता है तो उसके लिए क्रायो प्रिजर्वेशन का ही प्रयोग किया जाता है ताकि एक वंश लंबे समय तक बनाए रह सके। जो सीमन है, मान लीजिए कोई जाति है वो ख़त्म होने वाली है तो उनकी सीमन वगैरह को क्या करते हैं, लंबे समय तक परिरक्षित कर लेते हैं ताकि उनकी जो जाति है वो ख़त्म नहीं हो, विलुप्त नहीं हो। ठीक है, वहाँ पर इनका कारगर साबित हुआ है ये। वैसे सामान्यतः ऐसे भी इनका प्रयोग किया जाता है लेबोरेटरी वगैरह में। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है ये रखा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि पास्चुरीकरण हेतु तापमान कितना आवश्यक होता है, तो पास्चुरीकरण लुईस पास्चर के द्वारा ये दी गई थी। पास्चुरीकरण जो मेथड है ये लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था और इसमें जो टेम्परेचर रखा था ये रखा था है 85 से 90 डिग्री
सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चलिए इसके साथ साथ शेयर जरूर कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी यहाँ पर क्लासेस आपको साथ साथ मिलती रहे और जितने भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और डेली याद रखिए आपको क्लास ज़रूर लेनी है। सुबह और शाम दोनों टाइम आपकी क्लासेस लगाई जाएंगी, तो आपको क्लास ज़रूर लेनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।